नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट क्लास में हमने जो राजस्थान में प्रमुख आंदोलन हुए उसके बारे में बात की थी और हमने देखा कि उन आंदोलन में हमें किसान आंदोलन पढ़ने हैं और जनजाति आंदोलन पढ़ने हैं, प्रजातंत्र आंदोलन पढ़ने हैं और इन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और इन आंदोलनों को जो राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति का काम किया, उन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने जो भूमिका तैयार की थी कि अंग्रेजों से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी और अंग्रेजों के बाद में क्या स्थिति हुई थी, वो मैंने आपको बता दी। तो आज हम राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में बात करेंगे और सबसे पहले जो आपके मेवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में बात करेंगे और मेवाड़ में जो बिजोलिया आंदोलन हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेवाड़ रियासत में जो बिजोलिया आंदोलन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हम बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ उसमें क्या पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले अगर कोई बिजोलिया का इतिहास है तो बिजोलिया का इतिहास पढ़ेंगे। फिर उस समय बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ उसके तत्कालीन कारण कौन से थे जिसकी वजह से आंदोलन हुआ, उन प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको आंदोलन क्यों हुआ वो वजह पता चल जाएगी। फिर गतिविधियां की मतलब आंदोलन के कारण आपको पता चल जाएंगे। फिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और आंदोलन में कौन से प्रमुख घटना घटित हुई, कौन से व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़े, आंदोलन में कौन से परिणाम निकले, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ उसमें कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका दी और उसकी वजह से आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई या कौन से जो प्रमुख तथ्य है उसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम में बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या प्रश्न बने उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः हम जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें हम सबसे पहले अगर कोई बिजोलिया का इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कौन से कारण है, उन कारणों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और किस घटना से शुरुआत हुई, फिर आगे कौन सी घटनाएं घटित हुई और आंदोलन का क्या स्तर रहा उसके बारे में बात करेंगे और आंदोलन में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई जिससे कि आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उसमें कौन से महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम में बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन से प्रश्न आए या आगे भविष्य में कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः हम बिजोलिया किसान आंदोलन में 5 बिंदु देखते हैं और 5 बिंदु देखने के बाद आपका बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले जो बिजोलिया का इतिहास क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले कि बिजोलिया है कहाँ, तो वर्तमान में आपके भीलवाड़ा में बिजोलिया है। तो उस समय कहाँ पे था, तो उस समय आपके जो मेवाड़ रियासत थी उसका एक ठिकाना था, ये सैनिक का ठिकाना था। वर्तमान में भीलवाड़ा में उस समय मेवाड़ रियासत का एक सैनिक का ठिकाना था। ये सैनिक का मतलब होता है कि जिस ठिकाने से सबसे ज्यादा आय हो, जहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तो उसे ये सैनिक का ठिकाना कहते हैं। अगर हम बात करें कि बिजोलिया के प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम है ऊपर माल भी मिलता है, और बिजोलिया शिलालेख में विजयवंती भी इसका प्राचीन नाम मिलता है। तो हम देखते हैं कि बिजोलिया का शिलालेख क्या है। बिजोलिया का शिलालेख या अभिलेख क्या है? 1170 का बिजोलिया का अभिलेख है। बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में। तो इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, तो ये अभिलेख पहले तो है का पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, वहां पे दीवार पे लगा हुआ ये अभिलेख है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना जैन शासक लोनाक ने जैन शासक लोनाक ने या जैन व्यक्ति ने बिजोलिया में जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। और इसमें आपके ध्यान रखना 13 पद है, और इसमें आप ध्यान रखना इसके प्रशस्तिकार या रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना गुणभद्र है। और ध्यान रखना कि यह अभिलेख कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। और इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखना इस अभिलेख में चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। सांबर जो नदी है, सांबर झील बनाई थी, और छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि छत्रपुर कहाँ पे, तो आपके नागौर में है, या प्रश्न आता है कि छत्रपुर आपके किसका प्राचीन नाम है, नागौर का। तो इस बिजोलिया अभिलेख में चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, अपनी राजधानी छत्रपुर नागौर को बनाई, और सांबर झील का निर्माण करवाया। और इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहान वंश को ब्राह्मण बताया, वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया। और आपके बिजोलिया जो अपने अभिलेख में उस समय की कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ प्राचीन राज्यों, कुछ प्राचीन जो नाम है उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आपके भीनमार, जालोर के बारे में जानकारी मिलती है। आपके दिल्ली का जो आपके दिल्ली
के बारे में जानकारी मिलती है। नाडोल जो आपके पाली में है, या नाडोल या नडुल के जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया अभिलेख आपके 1170 का है। बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उसकी दीवार पे लगा हुआ है शिला अपने अभिलेख। किसने पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जैन शासक रोनाक ने करवाया। कितने पद है? 93 पद है। रचिता गुणभद्र या प्रशस्तिकार कौन है? गुणभद्र है। किस भाषा में? आपके संस्कृत भाषा में। इसमें क्या मिलता है? चौहान वंश, जो चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। छत्रपुर जो नागौर को अपनी राजधानी बनाई थी और अपने सांबल झील का निर्माण करवाया था। और बिजोलिया शिलालेख में उस समय की कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ प्राचीन नाम में उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आपके भीनमाल, जालोर, दिल्ली का दिल्ली, नाडोल, पाली या सांकबरी वेरी आपके जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया जो वर्तमान भीलवाड़ा में मेवाड़ रियासत का ठिकाना है, उपरमान विजयवंती है। तो बिजोलिया शिला अपने जो बिजोलिया मेवाड़ क्षेत्र के अधीन था, पर मेवाड़ में जब एक शासक हुए राणा सांगा। कौन शासक हुए? राणा सांगा। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखना 1527 में हुआ। किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो उस समय राणा सांगा की मदद करने के लिए राजस्थान के कई रियासतों के राजा है, और उसमें जो अपने भरतपुर जनपद है आगरा के आसपास, तो उसमें का एक शासक था अशोक परमार। तो अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की, और राणा सांगा की सहायता की और युद्ध में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। तो राणा सांगा खुश हुए। तो खुश होने के बाद में राणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना अपने अशोक परमार को दे दिया। अशोक परमार को दे दिया। किसने दिया? राणा सांगा ने। कब दिया? 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, उसमें अशोक परमार ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, युद्ध अच्छे ढंग से लड़ा। तो राणा सांगा खुश हुए, और बिजोलिया ठिकाना जो ए सैनिक का था, ए सैनिक का मतलब होता है कि जिस ठिकाने से सर्वाधिक आय हो, वहां की अच्छी कृषि व्यवस्था थी, अच्छी अर्थव्यवस्था थी। तो ये सैनिक का ठिकाना अपने अशोक परमार को दे दिया। ठीक है, तो ये अशोक परमार का ठिकाना हो गया। फिर क्या हुआ कि कालांतर में राजस्थान में मराठे हमले होने लगे। मराठे दिन प्रतिदिन लूट पाट करने लगे, और यहाँ पे डर का माहौल बनने लगे। तो फिर मराठों ने अपने अंडर में बिजोलिया ठिकाना ले लिया। किसने लिया? मराठों ने बिजोलिया ठिकाना अपने अंडर ले लिया। फिर राव केशव दास ने बिजोलिया को मराठों से मुक्त करवाया। किसने? राव केशव दास ने। राव केशव दास ने, जो मराठों ने बिजोलिया को अपने अंडर में लिया, मराठों से मुक्त करवा के अपने अंडर में ले लिया। तो कभी प्रश्न आता है कि बिजोलिया के जो जागीरदार है उसे क्या कहा जाता है उन्हें? तो ध्यान रखना, जागीरदार को राव कहते हैं। राव तो कौन? राव केशव दास। कौन थे? बिजोलिया के जागीरदार। मराठों से मुक्त करवा के आप राव केशव दास बिजोलिया के जागीरदार बन गए। ठीक है, फिर बिजोलिया की स्थिति अच्छी थी, और फिर आगे राव बनते हैं गोपाल दास। कौन बनते हैं? गोपाल दास बनते हैं, या कभी कभी गोविंद दास भी लिखा आता है। गोविंद दास। तो बिजोलिया के अपने नए जागीरदार राव गोपीदास या गोविंद दास बने, और इनके समय में बिजोलिया की स्थिति काफी अच्छी थी। एकदम किसान और जागीरदारों के मध्य अच्छे संबंध है। किसान जागीरदारों के मध्य जो
गोविंददास जी किसानों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आते थे। अकाल पड़ता तो किसानों को कर में छूट भी देते थे, मतलब कि व्यवस्था अच्छी थी। और इसके बाद 1894 के लगभग 1894 के आसपास व्यवस्था अच्छी थी। फिर यहाँ से व्यवस्था खराब होने लगी। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यवस्था खराब होने लगी। तो आज हमने बिजोलिया का इतिहास देखा कि बिजोलिया का क्या इतिहास है। आपके सामने लिखा है, आप एक देखिए। हमने बिजोलिया का आज इतिहास देखा। तो हमने ये इतिहास आज बिजोलिया का देखा। तो देखो, ये देखो भीनमाल आपके जालोर में आता है। अगर इसका पाछी नाम देखें तो देखना सीमाल है, सीमाल कहते हैं। और जालोर को जाबाली पुल भी कहते हैं। मतलब कि भीनमाल कहाँ पे है तो ध्यान रखना, जालोर में है। और जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है बिजोलिया में, जाबाली पुल मिलता है। और भीनमाल सीमाल कहते हैं। तो बिजोलिया में सर्वाधिक किसान थे कौन सी जाति के, तो आपके प्रश्न बन जाता है कि बिजोलिया में कौन सी जाति के किसान थे, धाकड़ जाति के। तो धाकड़ जाति के। और दो अपने 1921 में जब बिजोलिया की जनसंख्या आपके लगभग 12,000 थी और उसमें से 10,000 किसान थे। तो आज हमने बिजोलिया का इतिहास पढ़ा। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दिया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन में हमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहले बिजोलिया का इतिहास पढ़ना है, फिर बिजोलिया आंदोलन क्यों हुआ उनके कारण देखने हैं, फिर बिजोलिया आंदोलन की गतिविधियां, मतलब कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई वो देखने, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया उन व्यक्तियों की भूमिका देखनी है। बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर व अन्य राज्यों में कैसे फैला हुआ उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे। उन पत्र पत्रिकाओं की स्थापना किसने की और कहां से प्रकाशित होती उनके बारे में देखेंगे। फिर हम बिजोलिया आंदोलन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे प्रश्न बने और भविष्य में क्या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। और हमने आज बिजोलिया का इतिहास शुरू किया था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा में है और उस समय मेवाड़ रियासत का असैनी का ठिकाना था। असैनी मतलब कि जहाँ से सर्वाधिक आय होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। और बिजोलिया का प्राचीन नाम उपलमाल मिलता है और विजयवंती भी मिलता है। तो यहाँ के जागीरदार को आपके राव कहते हैं। जो बिजोलिया अभिलेख है 1170 का है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बिजोलिया अभिलेख कब का है, तो ध्यान रखना 1170 का है। कहाँ पे बिजोलिया भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है उसकी दीवार पे लगा हुआ है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पार्श्वनाथ जैन मंदिर का, तो जैन शासक लोनाक ने करवाया। कितने पद है, 13 पद है। रचयिता कौन है, गुण भद्र है। कौन सी भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। क्या जानकारी मिलती है, चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में अपने चौहान वंश की स्थापना की थी। सांबर झील का निर्माण करवाया था और नागौर को राजधानी बनाई थी। तो कभी एग्जाम में प्रश्न भी आ जाए कि नागौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो ध्यान रखना छत्रपुर को राजधानी बनी थी। और बिजोलिया में कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख में शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ प्राचीन नाम मिलते हैं, जिसमें आपके सीमाल भीरमाल का नाम मिलता है जो जालोर में है, और जालोर का जाबलपुर नाम मिलता है। दिल्ली का नाम मिलता है। नाडोर जो नडुल पाली में उसका बारे में मिलता है। शाकंभरी जो आपके सांबर झील है, सांबर क्षेत्र का नाम आपके मिलता है। और बिजोलिया आपके जो अशोक परमार को राणा सांगा ने दिया था जब खानवा के युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर वहां पे मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था ठिकाने पे। फिर राव केशव दास ने मराठों से मुक्त करवाया था और राव बने थे। बिजोलिया के जागीरदारों को राव कहते थे
और जब राव गोविंददास जी के समय तक बिजोलिया की स्थिति अच्छी थी, फिर 1894 के बाद स्थिति खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगी, कौन से कारण है, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज को जो बिजोलिया का इतिहास पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।